नमस्कार। दिल से के इस एपिसोड में हम जो इस देश का कार्यकाल रहा है अंडर द बीजेपी 2014 के बाद उसके बारे में बात करेंगे और मोदी जी की क्या कंट्रीब्यूशन रही है इस देश के प्रति उसके बारे में बात करेंगे और साथ साथ में जो हमारा जो रिश्ता है चीन के साथ वो कैसा रहा और आगे हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते थे 2006 से लेकर 2011 तक हमारे साथ हैं मार्कंडे काटजू जी, और इनके पिताजी और इनके ग्रैंडफादर और इनके अंकल पॉलिटिक्स में भी रहे और जुडिशरी में भी रहे और ये खुद मीडिया के साथ भी जुड़े हुए हैं। 2011 से लेकर 2014 प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के ये चेयरमैन रहे हैं और इनका जो एकेडमिक करियर है शायद सब लोग नहीं जानते। ही वाज अ फर्स्ट क्लास, ही नेवर स्टूड सेकंड एंड इन हिज एलएलबी ही वाज फर्स्ट इन द एंटायर एलएलबी एग्जामिनेशन इन इलाहाबाद। ये मैंने सुनने में मुझे आया है। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग हियर। शुरुआत करने हैं हमारे देश के भविष्य की अंडर मोदी। देखिए, मोदी जी ने इतना डैमेज किया इंडिया को, ये आप लोगों को आइडिया नहीं है, मगर ये समझाने के लिए मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। ज़रूर ज़रूर, बहुत गहराई में मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों को पार्डन मी हम बड़ा सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है कि मैं ज़रा गहराई में जाना चाहता हूँ। तो ये समझने के लिए कि मोदी ने कितना डैमेज किया है इंडिया को, पहले आपको समझना होगा इंडिया क्या है। आप नहीं बता सकेंगे इंडिया क्या है। ऐसी बात नहीं, थोड़ी थोड़ी मोड़ी मुझे भी जानकारी है, लेकिन मैं आज आपको सुनूंगा। अच्छा सुनिए लोगों को नहीं मालूम इंडिया क्या है, तो मैं समझाऊं। ये समझना ज़रूरी है। बिफोर आई कम टू द क्वेश्चन हाउ ही हैज डैमेज, मोदी हैज डैमेज इंडिया, यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडिया। देखिए, दिस इज ब्रॉडली अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। इट इज़ लाइक नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में मेनली फ्रॉम यूरोप आए थे 500 साल पहले, फिर बाद में अफ्रीकन स्लेव्स आए, फिर एशियंस और लैटिन अमेरिकन आए। 500 साल से लोग आ रहे हैं। That's because of our geography. इंडिया में नहीं, हम बताते हैं आपको, सुनिए। इंडिया में 10,000 साल से लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? यहाँ से कोई बाहर नहीं जाता था एक्सेप्ट ऑन 2 ओकेजन्स। एक तो जो 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश ने इंडेंचर्ड लेबर फिजी, मॉरिशस और ब्रिटिश गायना वगैरह भेजा, those were the poor peasants of East Europe and Bihar and so. And the second wave was the recent diaspora of IIT graduates and doctors and so. Otherwise, nobody left India. Everybody kept coming into India for 10,000 years. We are all foreigners. यानी 93-94% लोग जो रह रहे हैं इंडिया में, They are foreign blood. फॉरेन ब्लड। आप और मैं फॉरेनर्स हैं। पहले थ्योरी थी कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया वर द्रविडियंस और आर्यंस बाहर से आए। अब ये एस्टेब्लिश हो गया कि बोथ आर्यन एंड द्रविडियंस वर इन्वेडर्स फ्रॉम आउटसाइड एंड द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया वर द प्री द्रविडियन ट्राइबल्स, जिनको आदिवासी कहते हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटी, जैसे भील्स, गोंड, संथाल, Like the Red Indians in America. लाइक रेड इंडियंस, करेक्ट। तो ये जो आदिवासी आजकल सिर्फ 6-7% रह गए हैं। जी हाँ। बाकी को हमारे एंसेस्टर ने बहुत उन पे जुल्म किया, स्लॉटर्ड देम एंड ड्रोव देम इनटू फॉरेस्ट एंड सो ऑन। वो 6-7% वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं। बाकी सब हम लोग इमिग्रेंट्स हैं। व्हाई डिड पीपल कम इनटू इंडिया नॉट गो आउट ऑफ इंडिया? नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, पीपल माइग्रेट फ्रॉम अनकंफर्टेबल एरियाज टू कंफर्टेबल एरियाज। इट इज नेचुरल, एवरीबॉडी वांट्स कंफर्ट। तो पहले एग्रीकल्चरल सोसाइटीज होती थी। व्हाट यू रिक्वायर फॉर एग्रीकल्चर? You require level land, you require fertile soil, sun. You require plenty of water for irrigation. हाँ, तो this was in abundance in this subcontinent. आप रावलपिंडी से चले जाइए, बांग्लादेश, डीप साउथ कन्याकुमारी, सब लेवल लैंड, फर्टाइल सॉइल, नदियाँ हैं, तालाब हैं, यानी पैराडाइज फॉर एग्रीकल्चर। तो सब लोग बाहर से इस इंडिया में आते थे क्योंकि दिस वाज आइडियल फॉर एग्रीकल्चर और बहुत
एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं था, बहुत ठंड में आ जाए आपकी 5 डिग्री सेंटीग्रेड दिल्ली में हो जाता है, नॉट -20 -30 जैसे रशिया में। यहाँ से इंडिया से क्यों कोई माइग्रेट करे अफगानिस्तान जो बर्फीला है, 4-5 महीने बर्फ से ढका या है, सेंट्रल एशिया से, सेंट्रल एशिया पहाड़ी है, यानी माउंटेनियस, अनकंफर्टेबल, सब लोग आराम चाहते हैं। तो पीपल केप्ट रोलिंग इनटू इंडिया फॉर 10,000 years, and that is why you have so much diversity in India. correct, absolutely right. Because whichever group of immigrants came, they brought their own religion, their language, their custom, their cultures and so on. This explains the tremendous diversity in India. देखिए, आप कंपेयर करिए इंडिया को विद चाइना, उनकी भी आबादी 140 करोड़ से कुछ ज़्यादा है, हमारी भी 140 करोड़, करीब करीब सेम पॉपुलेशन, बट there's broad homogeneity in China. All Chinese have a mongoloid face. 95% Chinese belong to one ethnic group called the Han, H-A-N. Correct. And they have one common written script called Mandarin. all of them, yes. बोलते भी बहुत सबसे spoken language है, हालांकि spoken language और भी हैं like Cantonese वगैरह, मगर यहाँ पे diversity बहुत है, भयंकर diversity. Correct. और इसलिए the only policy which can keep the country together and take us to the path of progress is the policy of giving equal respect to all religions and communities. वरना आपका देश एक दिन नहीं चल सकता. What is there common between you and that boy from Nagaland? आप हिंदू या मुस्लिम हैं, वो क्रिश्चियन है. आपके कॉकेशियन फीचर्स हैं, उसके मोंगोलॉइड फीचर्स हैं, उसके ड्रेस हैबिट फर्क है, ईटिंग हैबिट फर्क. आप कह दें कि ये हिंदू स्टेट रहेगा इंडिया, तो वो कहेगा अच्छा भैया हम अपना नागालैंड लेके आई एम लिविंग द इंडियन यूनियन, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू लिव एज सेकेंड रेट सिटीजन्स. मोदी जी ने क्या किया कि डिजोरे इंडिया में स्टिल भी है हिंदू कंट्री, सेकुलरिज्म लिखा है आपके कॉन्स्टिट्यूशन, बट डिफैक्टो ही ट्राई टू मेड इट ए हिंदू कंट्री. एंड इनकी पूरी पॉलिटिक्स चली है नफरत पे, हेट्रेड अगेंस्ट Muslims, inciting hatred between Christians also. Christians because Christians are much less, mainly against Muslims. That's right. देखिए, मोदी जी को समझने के लिए पहले आपको याद करना चाहिए कि बेसिकली ही इज एन आरएसएस मैन. आरएसएस के मैं बहुत जानता हूँ, आप इतना नहीं जानते होंगे क्योंकि मैं इलाहाबाद में बहुत, मैं वकील था तो बहुत आरएसएस के लोग थे जो वर लॉयर्स इन हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट, बहुत मेरे मिलना जुलना था उनके साथ. इनमें देखिए दो, एक तो दे ग्लोरीफाई एंशिएंट इंडिया एंड दूसरा दे हेट मुस्लिम्स. और इनका जो लीडर था एक ज़माने में गोलवालकर गुरुजी, उनकी 2 किताबें हैं, एक तो अ नेशन हू डिफाइंड और दूसरा बंच ऑफ थॉट्स, इन विच ही हैज स्पाउटेड वेनम अगेंस्ट मुस्लिम्स, एंड दैट इज कंपल्सरी रीडिंग फॉर ऑल आरएसएस मेंबर्स. सो मोदी मस्ट हैव रेड इट मेनी टाइम्स. उसमें जहर उगला है मुसलमानों के खिलाफ कि ये लोग तो फॉरेन इन्फिल्ट्रेटर्स हैं और रेपिस्ट हैं, लूटर्स हैं, टेररिस्ट हैं एंड ऑल दैट. यही इनके खोपड़े में डाला जाता है. और मोदी जी बचपन से आरएसएस में रहे हैं. बात करें सबका साथ सबका विकास, बट दैट इज जस्ट अ ड्रामा. नो क्वेश्चन ऑफ सबका साथ, क्योंकि जब आप हेट करते हैं मुस्लिम्स को, उनको नीच मानते हैं, घुसपैठिया मानते हैं, तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ सबका साथ? ये सब झूठ बोलते हैं. तो इंडिया की जो वेरी आइडेंटिटी है, वेरी सोल एंड स्पिरिट है कि इट इज अ कंट्री ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी, तो मोदी हैज स्ट्रक डायरेक्टली अगेंस्ट इट. यानी ही इज टेयरिंग द कंट्री अपार्ट. पूरा सोशल फैब्रिक को ही इज टेयरिंग इट अपार्ट. ये बीजेपी वाले औरों को कहते हैं एंटी नेशनल, खुद एंटी नेशनल सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो भी इंडिया की सेकुलर नेचर और डाइवर्सिटी को अटैक करता है वो एंटी नेशनल, बिकॉज यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द कंट्री. मैंने एक आर्टिकल लिखा, आपको भेजा भी है. मैंने पढ़ा. ये there was a god in ancient Rome called Janus, J-A-N-U. Double faced. उसका एक There's a phrase in English language, Janus faced, which means two heads. एक फेस was looking forward और एक फेस looking backward. Correct. तो फॉरवर्ड लुकिंग ये दिखाते हैं कि डिजिटल इंडिया और क्या है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी और बुलेट ट्रेन और स्पेस मिशन, ये फॉरवर्ड लुकिंग फेस है. बैकवर्ड लुकिंग है कि एंशिएंट इंडिया में
हेड प्लास्टिक ट्रांसप्लांट सर्जरी होती थी, प्लास्टिक सर्जरी होती थी, हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी होती थी, और स्टेम सेल हम लोग को थेरेपी मालूम था, जेनेटिक, ये लुकिंग बैकवर्ड. In fact, he has only one face. That front-looking face is no face. It's just a mask. He is just जो ट्रेनिंग हुई है आरएसएस में कि glorifying ancient India and hating Muslims. He has only one face. तो इसने जितना डैमेज किया इंडिया को, I mean, people have no idea. अब वो बना रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर. राम मंदिर बनाने से क्या कोई गरीबी दूर हो जाएगी, बेरोजगारी दूर, जो बेसिक प्रॉब्लम्स है कंट्री के, उस पे तो कोई बात नहीं करता है. बेसिक से एजुकेशन और हेल्थ के दो बेसिस कुछ नहीं. ही इंसाइट्स हेट्रेड. पूरी पॉलिटिक्स इनकी चलती है ऑन इंसाइटिंग हेट्रेड. देखिए 80% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज हिंदू, आप समझे. नाउ ऑर्डिनरली हिंदूज आर डिवाइडेड ऑन कास्ट लाइन्स, दे आर नॉट यूनाइटेड. ट्रू. But when communal passions are aroused, जैसे जब राम जन्मभूमि एजिटेशन अडवाणी जी ने चलाया था, तो सारे हिंदूज दे यूनाइटेड एज अगेंस्ट व्हाट दे परसीव्ड एज द एनिमी, दैट इज द मुस्लिम्स. तो ये लोग जानते हैं बीजेपी और मोदी वाले कि वैसे आप नहीं जीत सकते हैं इलेक्शन, मगर आप अगर हिंदू वोट कंसोलिडेट कर दें बाय अराउजिंग कम्युनल पैशंस एंड स्प्रेडिंग हेट्रेड अगेंस्ट मुस्लिम्स. अब जैसे क्या हुआ, अभी यूपी में बाय इलेक्शन होने वाले हैं. 13 नवंबर को होना था, अब 20 नवंबर कर दिया. अच्छा, तो जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तब कम्युनल राज शुरू होते हैं. सही बात. अब बहराइच में क्या हुआ, बड़ा आपने देखा होगा मैंने कि एक जुलूस निकल रहा था वो दुर्गा आइडल इमर्शन का, हिंदूज का, तो वो जानबूझ के गया इन मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, और वो गंदी गंदी गालियां बकी मुस्लिम्स के खिलाफ. या अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम. तो इस पे जुडिशरी क्यों नहीं कुछ करती? उसी बात answering you, that judiciary is to a large extent, not entirely, large extent. They could have stemmed the tide. मैं आपको बताऊं कपिल साहब, आप जज नहीं रहे, मैं तो रहा हूं. 2011 तक मैं इन सब के साथ बैठता था. Even in 2011 most of the judges, कोर्ट में नहीं, कोर्ट के बाहर किसी के यहाँ डिनर हो रहा है या कहीं पार्टी में, they were solidly pro मोदी. Even in 2011, before 2011 मुझे चुप लगाना पड़ता था. देखिए ये बहराइच में जो हुआ है, इट इज टिपिकल एग्जाम्पल. अब वो उसका दैनिक भास्कर जो बड़ा मशहूर हिंदी का अखबार है, उसके एक रिपोर्टर ने स्टिंग ऑपरेशन किया अबाउट द बहराइच ऑपरेशन. उसने कहा कि पुलिस ऑफिसर्स कह रहे थे, वो जो हिंदू बिगट्स थे, कि तुम 2 घंटे तक जो चाहे करो, हम विल टर्न अ ब्लाइंड आई, वी विल इग्नोर इट. यू मे हैव रेड. Yes, I am aware of it. तो 2 घंटे तक. अब देखिए, कहते हैं एक राम गोपाल मिश्रा था, लड़का घुस गया किसी मुस्लिम के घर में और वहाँ भगवा झंडा फहरा दिया, और कहते हैं कि उसके रिएक्शन में मार डाला गया. अब वट एवर इट इज, अगर मार डाला गया तो ठीक है, उसके जिन्होंने मारा उनके खिलाफ आप क्रिमिनल केस करिए, आप प्रोसिक्यूट करिए, सजा दीजिए जो. मगर वेयर इज द जस्टिफिकेशन आपकी? आपने सैकड़ों मुसलमानों के घर और दुकान जला दिए, आपने हॉस्पिटल तक जलाया, और ये बुलडोज करने जा रहे थे इनके घर. फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने रोका, वरना बुलडोजर चलने वाला था. अरे भाई, जिसने किया है उसके राम गोपाल मिश्रा की हत्या, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, आप कानूनी कार्रवाई, सजा दीजिए. मगर आप सैकड़ों बेगुनाह मुसलमानों के घर आप जला रहे हैं. ये तो पहली बार पे ना, बुलडोजर जस्टिस तो हर जगह होता है, हर जगह. सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी. अभी गवाई साहब ने रोक. गवाई साहब का आई एडमायर गवाई साहब फॉर दिस. ही हैज टेकन अ करेक्ट स्टैंड, which I doubt whether Chanchud would have taken. However, अब बहराइच में देखिए ये हुआ है. अब ये टिपिकल एग्जांपल है क्या होता है. इलेक्शन जब आने वाला होता है तो ऐसा करो, एक जुलूस निकालो जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी लोकेलिटी है, वहाँ मुसलमानों को गंदी गंदी गालियाँ दो, उनके प्रॉफिट को, उनके कुरान पे. ये अक्सर होता है. अच्छा, नेचुरली उनका ट्रेन में बैठा मुसलमान तो बोलो तो तू बोल जय श्री राम,
हाँ। या उसकी दाढ़ी पकड़ लो, या उसको बोलो तूने क्या रखा है, हाँ। ये तुमने गाय का मांस रखा है अपने पास, और Correct. उसकी पिटाई करो। That's right. अब ये कोई जुडिशरी कुछ नहीं करती, सब देखते रह जाते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करती, तो इसका सुझाव क्या है फिर? No, no, but this is the most important question that India faces today. इससे बड़ा सवाल है ही नहीं हिंदुस्तान के सामने। देखिए ये अब इस पे सोचना होगा ऑल द इंटेलेक्चुअल, क्योंकि केवल जुडिशरी इसको रोक सकती है। मैं एटलीस्ट मेरी राय, हमें ऐसे जज होने चाहिए who are wedded to the values of the constitution, वही ना जो सेक्युलरिज्म की आप बात करते हो। देखिए होने चाहिए, होंगे, ये दोनों में और फर्क। सिस्टम अपॉइंटमेंट का चेंज होगा ना, तभी हो गया ना। कौन चेंज करेगा भाई, ये लोग चेंज तब मोदी जी करेंगे। वो नहीं करेंगे, वो तो चाहेंगे कि अपने अपने जैसे फेवरेबल जजेस आए वहाँ। तो आप मोदी जी की बात कर रहे थे, आपने उस खत्म नहीं की। नहीं, ये मोदी जो है, ये मैंने कहा ना कि इसके जो 10 ईयर टर्म हुआ है, इतना, एक तो देखिए सबसे द टेस्ट ऑफ एवरी पॉलिटिकल एक्टिविटी इज वन एंड ओनली वन, and that is, does it raise the standard of living of the people? Correct. Does it give them better lives? मोदी जी के दौरान आप जानते हैं क्या पोजीशन क्या है? The level of child malnutrition, if you go on Google and type child malnutrition in India, global hunger index, वो international agency, we are way down. Every second child in India is malnourished. Stunted. Over the last 4-5 years, we have slipped from position number 101 to position number 107 out of 125 countries surveyed. right. ये मोदी जी के 4-5 साल में। जी हाँ, ये सही बात। आधे से ज्यादा बच्चे और भूखे होते जा रहे हैं। ये मोदी जी का कंट्रीब्यूशन। अनएम्प्लॉयमेंट का आलम आपको मालूम है? 12 million youth are entering the job market in India every year. 12 million. Correct. Only less than 500,000 jobs are being created in the organized sector of the economy. Correct. So where do the remaining 11 and a half They join these they become hawkers, stringers, bouncers, criminals, suicides, beggars, the girls become prostitutes. ये हाल है आपका। एक चपरासी की नौकरी गवर्नमेंट एडवर्टाइज करे, हजारों एप्लीकेशन आ जाते हैं, जिसमें कई PhD, बॉम्बे में हुआ था ना ये, आपको मालूम? अरे सब जगह हुआ है, यूपी में हुआ, एवरीवेयर। बहुत सारे उसमें PhDs, MBA, MSc इंजीनियर्स बेगिंग फॉर अ चपरासी जॉब। ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट का आलम है। हेल्थ केयर का हाल आप जानते हैं, देखिए कई दिल्ली में बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल आपके मैक्स है, फोर्टिस है, अपोलो है, मेदांता है, ब्यूटीफुल। आई वाज ट्रीटेड रिसेंटली इन सम ऑफ देम, JP, बट दे आर सो एक्सपेंसिव, ऑर्डिनरी मैन कांट गो देयर। मैं तो क्योंकि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज था, तो फ्री मेडिकल। अब तो आयुष्मान भारत स्कीम आ गई, उसमें तो लोगों को राहत मिलती है ना। क्या चीज? आयुष्मान भारत। आई डोंट नो व्हाट इज दैट इज। बोले हेल्थ सेक्टर में। अच्छा चलिए सुनिए, तो गरीब आदमी कहाँ जाता है? आप जानते हैं कहाँ जाता है? मोस्ट ऑफ देम गो टू क्वैक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं झोला छाप डॉक्टर। कोई डिग्री विग्री नहीं है, नाम के लिए डॉक्टर अपने को प्रोक्लेम किया हो। अब क्या करे गरीब आदमी, रेगुलर डॉक्टर के पास जाने का पैसा नहीं है। आप ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट चले जाइए, आपकी प्रीमियर इंस्टीट्यूट मानी जाती है दिल्ली में। इट लुक्स लाइक अ रेलवे स्टेशन, कोई पूछने वाला नहीं, बेचारे पड़े हुए हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल जाइए, वो बुरा हाल है। तो बताइए, ये टोटल लैक ऑफ हेल्थ केयर फॉर द पीपल, टोटल लैक ऑफ गुड एजुकेशन फॉर द पीपल। थोड़े से IIT वगैरह होंगे, बट आम स्कूल का बुरा हाल है। ये मोदी जी का ये तो दिल्ली की बात है, आप देहात में चले जाओ तो और इसका बुरा हाल। हाँ, और बुरा हाल है। तो ये मोदी जी का कंट्रीब्यूशन है कि थिंग्स आर गेटिंग वर्स एंड वर्स। आप जानते हैं कि ये तो ग्लोबल विश्व गुरु हैं, आप कैसे कह सकते हैं? ड्रामाबाजी में एक्सपर्ट है, ग्लोबल क्या है। और डेट, नेशनल डेट, मैंने अभी पढ़ा कि कितना 200 लाख करोड़ हो गया है, हमका बढ़ता जा रहा है। IMF in fact they have commented on it. बुरा हाल है यानी। और रुपया का दाम जो हो रहा है, $1 आपको मालूम है कि हाँ, yes,
तो ये मोदी जी का कंट्रीब्यूशन है। 84 रुपीस तक पहुंच गया। मगर ये है कि जब चुनाव आता है तो मोस्ट पीपल, पार्डन मी फॉर सेइंग सो, आर गलेबल। यहाँ 90% आदमी जब वोट देने जाता है, 100% नहीं 90%, ये नहीं देखता है कि उम्मीदवार अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा, अनपढ़, क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल। सीधे सीधे भेड़ बकरी से जात बिरादरी पे वोट डाल देता है कि वो यादव जी वो समाजवादी पार्टी को डाल देंगे, और वो अपर कास्ट वो बीजेपी को डालेंगे। पंडित जी चाहे जितना भी कुकर्म करे बीजेपी, तो पंडित जी कमल को डालेंगे। पार्डन मी, आई एम ऑल्सो पंडित जी बाय द वे। मगर वो टस से मत नहीं होगा। तो लिहाजा ये आपकी पूरी पॉलिटिक्स है, ये सब कास्ट और रिलीजन वोट बैंक पे चलती है इंडिया में। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इन इंडिया मीन्स रूल बाय, देखिए डेमोक्रेसी मीन्स मेजोरिटी रूल, और मेजोरिटी आपकी कास्टिस्ट और कम्युनल है। कैसे हिंदुस्तान की कैसे रेवोल्यूशन आना है साहब, आई एम वेरी क्लियर, सम काइंड ऑफ रेवोल्यूशन, बट इट विल टेक टाइम। पहले एक जन संघर्ष होगा और उसके बाद जन क्रांति, उसमें वक्त लगेगा। आपने, मैं कहना नहीं चाहता था मगर आपने पूछ लिया। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मीन्स कास्ट एंड कम्युनल वोट बैंक्स। और उस पर देखिए, कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म आर फ्यूडल फोर्सेस, सामंती शक्तियां। इनका विनाश करना बहुत जरूरी है हमारे देश की तरक्की करने के लिए। वो बात ठीक। मगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और और मजबूत करते हैं। तो शुरुआत से फ्यूडल कल्चर रहा है हमारा। अब आप पुराना भी देख लीजिए, फ्यूडल कल्चर रहा है। तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो और मजबूत करता है जातिवाद और सांप्रदायिकता को। इट फर्दर एंट्रेंचेस कास्टिज्म एंड फ्यूडलिज्म। तो इट हैज टू बी डिस्ट्रॉयड तो ऑब्वियसली। ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कोई मशीनों का भी रोल रहता है आपके हिसाब से? हो सकता है भाई, देखिए मेरे पास प्रूफ नहीं है, बट एवरीथिंग इज, देखिए but on a theoretical level, do you think that my vote should be counted through a machine or देखिए ऐसा है, ballot? एक कहावत है, all is fair in love and war. Correct. Politics is a kind of war. Correct. ये सब करते हैं। जब कांग्रेस था वो भी गड़बड़ करती थी, अब बीजेपी आई वो भी गड़बड़। नहीं, मैं इन प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। वोट बैलेट से होना चाहिए कि मशीन के द्वारा होना चाहिए? आपसे मैं जवाब दे रहा हूँ कि दोनों में गड़बड़। अच्छा एक मिनट, मानिए बड़ा सही अपराइट वोटिंग सिस्टम हो, मगर वोट तो पड़ेगा जातिवाद पे। पंडित जी तो जाके बीजेपी को डालेंगे। तो डीएम बटन तो नहीं दबाएगा ना, जैसे अब अरे बटन दबाओ ना दबाओ, मगर रिजल्ट तो फ्यूडलिज्म आएगा ना। चाहे कोई बटन ना, बिल्कुल ईमानदारी का सिस्टम हो, मगर आपकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विल रिजल्ट इन फर्दर प्रमोटिंग कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म। तो देखिए, ना तो आप जुडिशरी पे होप रखते हैं, ना पॉलिटी पे होप रखते हैं, तो होप रखते किस पे? रेवोल्यूशन पे, सम काइंड ऑफ रेवोल्यूशन। इट विल टेक, आप लोग हंसेंगे मुझ पे, सब हंसते हैं। नहीं हम हंस नहीं रहे। इट इज गोइंग टू टेक टाइम। यहाँ पे आप क्या, एक महान ऐतिहासिक जन संघर्ष होना जरूरी है, जिसमें सब लोग यूनाइट हों, हिंदू मुस्लिम सब एंड सब कास्ट, एंड लेड बाय मॉडर्न माइंडेड लीडर्स who want to create a political order under which India rapidly industrializes. See, our national aim must be to transform India to a modern industrial giant like China or USA. Because unless you do it, you will never be able to abolish poverty or unemployment or hunger, etc. So therefore, you have to think out how can we transform India into a modern industrial giant. The problem there is that now we have what is called an AI, a revolution, right, that is taking place, where you don't need manufacturing jobs as such. You have artificial intelligence doing everything. And India cannot afford that. So I think the world is moving in one direction and we are moving in another direction. जो आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात की, वो हम compete नहीं कर पाएंगे global powers के साथ. There also I have grave reservations about artificial intelligence, but let's not go into it. I'm saying that if you want to abolish poverty and unemployment and hunger and all your other great social evils, you have to transform India from a backward to a highly developed country. That I agree with. और उसके लिए
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से नहीं हो पाएगा. It will require some kind of a people's struggle and people's revolution, which is going to take time. Some people ask me, where are these leaders, political leaders going to come who are modern-minded and patriotic and all? We had them at the time of independence. They were modern. We had, but I'm saying for today. Today it is mushkil hai. तो मैंने कहा देखो, history, study of history shows that whenever a country is in a crisis, then nature throws up great leaders. Like for instance, in England in 17th century there was a crisis between king and parliament. Then Oliver Cromwell came up, who was unknown earlier. Correct. Yeah, American Revolution में George Washington and Thomas Jefferson, etc. No, you had Bismarck. You had so many people. So many people. Garibaldi, in Italy. Russia में Lenin. Correct. तो जब कोई मुल्क एक संकट में होता है तो प्रकृति अच्छे लीडर्स को ऊपर ला तो आएंगे. अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं. सॉरी, अभी तो नहीं दिखा रहे. आप सही बात कर रहे हैं, बट अभी लाल आंख भी नहीं दिखा रहे. क्या जी? लाल आंख भी नहीं दिखा रहे चीन को. लाल आंख? हाँ, मोदी जी ने कहा था ना कि हिंदुस्तान अब चीन को लाल आंख क्यों नहीं दिखाता. कहाँ चीन, कहाँ इंडिया? They are 5 times ahead of us. What do you think about the relationship between India and China and the aspirations of China as a global power? Now, here again, you will permit me to go into some depth. Sure. देखिए ऐसा है कि now we have to go a little back into history. In the 1930s and 40s, the main danger to the world was not British or French imperialism. It was Hitler's Nazi Germany. Nazi Germany was the biggest danger to the world. Why? Because Nazi Germany was expanding imperialism. That's true. Whereas British and French were defensive. British and French only wanted to hold on to their colonies. Whereas Hitler wanted to conquer almost the whole world. So Hitler was the biggest danger to the world. आज क्या है situation? China is like Hitler. It wants to, it is an expanding imperialist. True. कहने को socialist है, मगर socialist तो नहीं, it is capitalist and imperialist. Chinese are expanding, because you know they have set up a massive industrial base. When a country sets up a massive industrial base, तो होता क्या है? Then it has to expand overseas. Right. Because the domestic market is saturated, right. It has to grab foreign markets. Jैसे, why did British come into India? Not for a picnic, That's right, to capture the raw materials and the markets and cheap labor. Or why did the French conquer Algeria and Vietnam? For the same reason. Or why did the Japanese conquer Korea and Manchuria and part of China? Because Japanese industries were developing and they needed markets and raw materials. So China का वही हाल है. It has become imperialist. It has a huge foreign exchange reserve of about $3.4 trillion. That's correct. Which is a huge amount of hot money looking hungrily for foreign investment. So it has to infiltrate other countries. सब जगह घुस गए. They are all over the world. आपके इंडिया में आपके टेलीकॉम मार्केट काफी कैप्चर. You can't compete with the Chinese anywhere in the world. तो लिहाजा they are the greatest danger because they will destroy your markets. That's correct. फिर आपके जो इंडस्ट्रीज वो क्या कहाँ मार्केट मिलेगा? They have पाकिस्तान काफी infiltrate कर. मैं आपको थोड़ा सा फिगर बता दूं. Around 75% of India's smartphone parts are sourced from China. Your 70% of active pharmaceutical ingredients are crucial for the generic drug industry from China. 70%. Imports of essential components from China continue to grow in 24, especially electronic vehicles. India imports 25% of auto parts from China. India sources 80% of solar modules and cells from China. Despite national security concerns, major telecom players still depend on Chinese equipment, with Huawei and ZTE being primary suppliers. China supplies 30% of India's textile inputs. Chemical and industrial raw materials account for a substantial import share, with 40% sourced from China. I can just go on and on and on and on. This is the extent of control of China on the Indian economy. देखिए, this is why I am a supporter of Trump.
हम लोगों ने जीत रहा है कि हार रहा है? जीतेगा, बट ही इज कन्फ्रंटिंग चाइना जो सबसे बड़ा दुश्मन आज दुनिया में है। दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, अमेरिका नहीं है। एंड Trump had the guts even in his first presidency. He said Chinese have put up 25% tariffs on American cars imported into China. And we do 3% or something like 2.5%. Chinese export करें American market में 2.5%. He said, how is this fair? Correct. तो he imposed tariffs और फिर करेगा। तो that भाई देखिए, मैं I am not a voter in the American election. मगर मैंने कहा कि मैं तो ट्रम्प का सपोर्टर हूँ, क्योंकि देखिए वो चाइना जो सबसे बड़ा दुश्मन, जैसे हिटलर के अगेंस्ट जब तक सब यूनाइट नहीं हुए थे, ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, तब जाके उसको डिफीट किया। Correct. तो आज ऑल ऑफ अस, इंडिया, अमेरिका एंड अदर कंट्रीज मस्ट यूनाइट अगेंस्ट चाइना। दे आर द बिगेस्ट, वो खा जाएंगे हम सबको। But we can't afford to. If they control our economy like this, if we unite against China, what happens to our own economy? I've just shown you how much we are dependent on China. देखिए वो ठीक है, बट ये है कि फिर they have conquered, say, infiltrated into say 50% They've of gone into Africa. They're controlling many economies in Africa. अफ्रीका में बहुत है। Right, the Belt and Road Initiative. They're building transportation system that can Yes. bring. So all that is happening, which means that. But at the same time, politically, we are getting away from Russia. Russia is getting closer to China. And then Russia is getting closer to Pakistan. China is helping Pakistan. They are on our borders. They have built infrastructure across border. How are we going to deal with all this? देखिए, मैंने बताया ना कि अभी सेक्शन ऑफ योर इकोनॉमी में चाइनीज इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं, लाइक टेलीकॉम एंड सो मेनी अदर थिंग्स। बट फर्दर ना इन्फिल्ट्रेट करें, क्योंकि अगर इन्फिल्ट्रेट कर जाएंगे दे विल कैप्चर आवर मार्केट्स। तो हमारे इंडस्ट्रीज के लिए मार्केट अवेलेबल नहीं होगा, हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। वो तो हो रहा है। तो therefore we have to combat. But what is Modi ji doing about it? मोदी जी कुछ नहीं करेंगे एक्सेप्ट राम मंदिर और वो मुसलमानों के खिलाफ घुसपैठियां हैं, और मोदी हैज नथिंग इन हिज हेड एक्सेप्ट हेट्रेड ऑफ मुस्लिम्स। ये बात करता है बड़ी बड़ी, मगर ही नो, वो आरएसएस की ट्रेनिंग है कि हेट्रेड ऑफ मुस्लिम्स, वो बचपन से उसको सिखाया गया है, वही जानता है। तो मोदी जी पे आप मत भरोसा करिए, मोदी जी विल डू नथिंग। गलवान कैप्चर कर लिया चाइनीज ने, इन्होंने कहा कि नथिंग, मोदी सेड कि नथिंग हैज बीन कैप्चर्ड, झूठ बोला। They are not in our Indian territory. तो मोदी पे मत कहीं नहीं आए वो। मोदी पे कुछ भरोसा न करिए, ये आदमी कुछ नहीं करेगा। देश की जनता उन पे भरोसा करती है, आप करें ना करें। अरे देश की जनता बेवकूफ है, मैंने कह दिया एक बार, 90% इंडियंस आर फूल्स। आप वोट देने जाते हैं तो नहीं देखते कैंडिडेट का मेरिट कैसा है, अच्छा बुरा है, भेड़ बकरी जैसे जात बिरादरी भी वोट दे देते हैं 90%। तो आर यू नॉट फूल्स? राइट। तो आप कहते हैं कि साहब देश का भरोसा है, तुम यू आर अ बंच ऑफ फूल्स। भरोसा करोगे दिस मैन? तो आपका सरकार पे भरोसा नहीं, मोदी पे भरोसा नहीं, जुडिशरी पे भरोसा नहीं, जनता पे भरोसा नहीं, भरोसा है किस पे? रेवोल्यूशन पे। अच्छा, आई एम कॉन्फिडेंट आएगा, इट विल टेक टाइम। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, ग्रेट सैक्रिफाइसेस हैव टू बी मेड। यू हैव गिवन अस अ न्यू इंसाइट इनटू योर थिंकिंग कि हिंदुस्तान है क्या और हमारा भविष्य क्या होगा। और जब तक एक क्रांतिकारी कुछ लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। ये आपने कहा। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग हियर। माय वेरी काइंड ऑफ यू। माय प्लेजर।